हेलो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम सामाजिक में पार्ट 8 कर रहे हैं सभ्यता का आरंभ। इसका जो पहला भाग है वो मैं पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। पार्ट काफ़ी लंबा है इसलिए इसको मैं 2 भागों में करवा रही हूँ, आपको बताया था मैंने। और जो पहला भाग है उसमें आप समझ चुके हो कि सभ्यता का आरंभ हमारा कैसे हुआ था, कहाँ पर हुआ था। और प्रथम सभ्यता जब हमारी हुई थी, प्रारंभ हुई थी, तो उस समय लोगों ने जब खेती करना शुरू किया तो उन्होंने फसलें उगाई। उनको पता लगा फसल कैसे उगाएंगे, गीली ज़मीन में बोएंगे बीज तो फसल उगेगी। इसके अलावा उन्होंने बकरी, भेड़ और सूअर जैसे जानवर पाले। इसके अलावा उन्होंने कई तरह के व्यवसाय करने शुरू किए। अब इसी संबंध में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे है हमारा प्रथम सभ्यता। प्रथम सभ्यता हमारी कौन सी कहलाती है? सुमेर सभ्यता। धरती पर सबसे पहले लोगों ने सभ्य ढंग से जब रहना शुरू किया तो वो उसको कौन सी सभ्यता बोलते हैं? उसे बोलते हैं सुमेर सभ्यता। वो सुमेरियन लोग थे जिन्होंने धरती पर पहली सभ्यता आरंभ की। प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता मेसोपोटामिया वर्तमान इराक में टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच उपजाऊ ज़मीन पर पनपी। जो प्राचीन पुराने समय की सभ्यताएं थी उनमें से एक सभ्यता है मेसोपोटामिया, जो कि जगह है हमारी वर्तमान इराक में। ये कहाँ पर सभ्यता पनपी? टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच में उपजाऊ ज़मीन पर पनपी। आपको मालूम है जब लोगों ने धीरे धीरे सभ्यता से अपना जीवन जीना शुरू किया, सभ्य रहकर, नियम कानूनों में रहकर अपना जब उन्होंने रहना जीवन प्रारंभ किया अपना, तो उन्होंने सबसे पहले जब कृषि की तो नदियों के पास उन्होंने कृषि की खेती करनी शुरू की, क्योंकि उनको पता था कृषि हमारी ज़मीन के वहीं पर ही नदियों के पास हो सकती है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन बहुत ही उपजाऊ होती है। उसके पास ही उन्होंने अपने गांव बना लिए थे। तो जो सुमेर सभ्यता थी वो कहाँ पर पनपी? टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियाँ थी जो उनके बीच में उपजाऊ ज़मीन पर पनपी। यहाँ रहने वाले लोग सुमेरियन कहलाते थे। वे सुमेर शहर के रहने वाले थे। यद्यपि यहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क थी, यहाँ की उपजाऊ भूमि कृषि के लिए उत्तम थी। किसानों ने शीघ्र ही नदियों से खेती तक सिंचाई के लिए नहरें बनाना सीख लिया। उस समय क्या था, यहाँ के देखो जो लोग हैं इनको बोलते थे सुमेरियन। क्यों कहते थे? क्योंकि ये सुमेर शहर के रहने वाले थे। यद्यपि यहाँ की जलवायु कैसी थी? गर्म और शुष्क थी, परंतु यहाँ की जो उपजाऊ ज़मीन थी वो कृषि मतलब खेती के लिए बहुत ही उत्तम थी, अच्छी थी। और यहाँ के लोगों ने क्या किया, नदियों से, आपको पता है नदियों से जब खेतों के लिए पानी लाना हो तो क्या करते हैं? नहरें बनाते हैं। तो इन लोगों ने वहाँ के लिए नहरें बना ली। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनसे हम आज परिचित हैं उनका आविष्कार लगभग 5000 वर्ष पूर्व सुमेर वासियों द्वारा किया गया था। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें पता भी नहीं है कि किसने किया था। सुमेर वासियों ने 5000 साल पहले उनका निर्माण हुआ था, आविष्कार हुआ था। आपको बताते हैं इसके बारे में। सुमेर वासियों ने पहला कैलेंडर, अंक प्रणाली और प्रथम लिपि और प्रथम विद्यालय आरंभ किए। देखिए बच्चों, पहला कैलेंडर, जो आप कैलेंडर देखते हो आजकल, अंक प्रणाली जो गिनती होती है, प्रथम लिपि है ना, लिपि से ही हमारी कई भाषाएं हैं, और प्रथम विद्यालय स्कूल जो है, सबसे पहले ये सब चीज़ें किसने प्रारंभ की? सुमेरवासियों ने। कुम्हार के पहिए का पहली बार वाहन के पहिए की तरह इस्तेमाल किया। कुम्हार का जो पहिया था उसको सबसे पहले जो वाहन की तरह किस चीज़ में लगाने के लिए वाहन के रूप में इन्होंने प्रयोग किया। सुमेर धातुकारों ने पहली बार टिन और तांबे के मिश्रण से कांसे का उत्पादन किया। सुमेर जो वहाँ के धातुकार थे, जो तो आपको पिछले आपने पढ़ा था भाग में कि शिल्पकार, धातुकार, है ना, पढ़े थे। तो वो जो वहाँ के धातुकार जो थे, अलग अलग धातुओं के मिश्रण से उन्होंने क्या किया? उन्होंने टिन और तांबा, इन दोनों को मिक्स करके, इनके मिश्रण का मतलब मिक्स करके क्या बनाया? उससे उन्होंने कांसा बनाया, कांसे का उत्पादन किया। उन्होंने लोगों के लिए नियमों की एक प्रणाली का भी आरंभ किया। सुमेर वासी अच्छे गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। वे पहले मानव थे जिन्होंने 1 घंटे को 60 मिनटों में विभक्त किया। देखो इसमें बेटा खास बात है कि सुमेर वासियों ने, जो धातुकार थे, उन्होंने पहले टिन और तांबे से मिलाकर कांसे को बनाया। इसके अलावा उन्होंने क्या, सबसे पहले नियमों की प्रणाली उन्होंने शुरू की कि नियम कानून कैसे होने चाहिए हमें एक सभ्यता पूर्ण जीवन जीने के लिए। और दूसरा इसके अलावा क्या हुआ, सुमेरवासी अच्छे गणितिक, मतलब उनका मैथ्स जो था, गणित बहुत अच्छा था, और बाकी वो ज्योतिषी भी थे। वे पहले मानव थे जिन्होंने 1 घंटे को 60 मिनटों में बांटा। उन्होंने, जो हम आजकल टाइम देखते हैं, आपको मालूम है, गणित में करते हो आप, वैसे भी आपको नॉलेज है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ऐसे यहाँ पे 1 दिन में 24 घंटे, सब आपको मालूम है। तो ये सबसे पहले कहाँ से शुरू किया? ये सबसे पहले सुमेरवासियों ने शुरू किया, सुमेर सभ्यता में शुरू हुआ ये।
ये आपका लकड़ी का पहिया है। अब देखिए आगे, युद्धों की वजह से सुमेर की सभ्यता खत्म हुई, परंतु भारत, मिस्र और चीन में सभ्यताओं ने जन्म लिया। आपको पता है युद्ध जो है पुराने समय से चलते आ रहे हैं। कभी कभी छोटी छोटी बात पे ही युद्ध छिड़ जाया करते थे, और युद्ध छिड़ने का हमेशा ही नुकसान रहता है। आपको पता है बहुत जन धन की हानि होती है। ऐसे ही हुआ ये सुमेर सभ्यता के साथ भी। क्या हुआ कि युद्धों की वजह से सुमेर सभ्यता एक दिन खत्म हो गई, परंतु उसके बाद भारत में, मिस्र में और चीन में नई सभ्यताओं का जन्म हुआ। सुमेर की सभ्यता की तरह यह भी नदियों के किनारे बसी थी। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे और चीन की शांग सभ्यता पीली नदी के किनारे विकसित हुई। देखो बच्चों, ये आप मैप देखेंगे, मैप में देखिए ये हमारा वर्ल्ड का मैप जो है उस समय के अनुसार बना हुआ है, ये पुराने समय के अनुसार। इसमें देखिए ये है हमारा 1 नंबर पे है हमारा मिस्र की प्राचीन सभ्यता नील के किनारे। यहाँ 1 नंबर है, यहाँ पर ये नदियाँ हैं, ये आपको दिख रहा है, नदी है ये। मिस्र की प्राचीन सभ्यता नील नदी के किनारे आरंभ हुई, ठीक है। दूसरा है सुमेर सभ्यता, ये 2 नंबर पे है, यहाँ पर सुमेर सभ्यता थी यहाँ पर। और देखो यहाँ पर 2 आपको दिख रही हैं, ये है हमारी टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच का हिस्सा। यहाँ पर हमारी सुमेर सभ्यता जन्मी। नंबर 3 नंबर पे है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है यहाँ पर ये देखो, ये एक नदी है, ये नदी है हमारी सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे हमारी हड़प्पा सभ्यता जन्मी। अगला है 4 नंबर पे है चीन की, ये हमारा चीन का हिस्सा है। और चीन में देखो ये नदी दिख रही है, ये है हमारी पीली नदी। पीली नदी के किनारे यहाँ पर कौन सी सभ्यता हुई? शांग सभ्यता। यहाँ की सभ्यता को बोलते हैं शांग सभ्यता, ठीक है। ये सभ्यताएं जन्म हुई जब हमारी सुमेर सभ्यता खत्म हुई। तो देखो ये सुमेर सभ्यता से संबंधित रेखा चित्र, ये ऐसा कुछ इन्होंने दिखाया गया है कि सुमेर सभ्यता का उस समय का दृश्य इस तरह का था। अब देखो बच्चों, ये आपने सारी सभ्यताएं पढ़ ली हैं और आपको इसको अच्छे से याद भी रखना है, समझना भी है। अब इससे संबंधित रिक्त स्थान है कुछ। पहला, सुमेरियन कौन से शहर के रहने वाले थे? सुमेर शहर के रहने वाले थे। दूसरा, सुमेर वासियों ने पहला क्या बनाया? कैलेंडर, अंक प्रणाली और प्रथम लिपि और प्रथम विद्यालय आरंभ किए। तीसरा, सुमेर धातुकारों ने पहली बार किसको मिलाया था, किसको मिक्स किया था? टिन और तांबे को मिश्रण करके किसका उत्पादन किया? कांसे का उत्पादन किया। कांसा बनाया उन्होंने, कांसे नाम की धातु बनाई। सुमेरवासी अच्छे क्या थे? गणितज्ञ और ज्योतिष थे, ठीक है, ज्योतिषी थे और गणितज्ञ थे। अगला आपका आ गया मिस्र की सभ्यता। सुमेर सभ्यता के बाद अब हम पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता। प्राचीन मिस्रवासी पीने के पानी और सिंचाई के लिए नील नदी पर आश्रित थे। देखो बच्चों, जो मिस्र के लोग थे, मिस्रवासी मतलब कि जो मिस्र के रहने वाले निवासी थे, जो वो पीने के पानी के लिए और सिंचाई के लिए नील नदी, मतलब उस वहाँ की जो उनकी मेन जो थी जिससे वो पानी या सिंचाई का इस्तेमाल का अपना प्रयोग के लिए इस्तेमाल करते थे, वो थी वहाँ की नील नदी। उस पर ही आश्रित थे वो। हर वर्ष नदी में बाढ़ आती थी, इससे नदी के किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती थी। किसान रोटी और बियर के लिए गेहूं और जौ, कपड़े के लिए फ्लैक्स, फल और सब्जियां उगाने लगे, ठीक है। किसान क्या करने लगे? रोटी और बियर के लिए गेहूं और जौ, ठीक है, गेहूं और जौ, रोटी के लिए और उसके लिए गेहूं और जौ को उगाते थे। कपड़े के लिए फ्लैक्स को, फल और सब्जियां ये उगाने लग गए सब ये लोग, ठीक है। कहाँ पर? नील नदी के किनारे। उन्होंने मवेशी और भेड़ पालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बसेरे बढ़ते गए, इन बसेरों ने राज्यों का रूप ले लिया, जिसका एक राजा था। बसेरे मतलब कि जहाँ पर जब लोग रहते हैं सारे, तो वो हो गए बसेरे। तो जैसे जैसे फिर लोग ग्रुप्स लोगों के बढ़ते गए नदी के किनारे, है ना, तो वहाँ उपजाऊ भूमि थी, उनको सब चीज़ों की सुविधा थी। तो वहाँ फिर बसेरे बढ़ते गए, लोगों के परिवार आके बसते रहे, बढ़ते गए, गाँव के गाँव बन गए, बड़े हो गए। तो फिर धीरे धीरे गाँव बने, शहर बने, और फिर धीरे धीरे क्या हो गए? राज्य बन गए, और जिनका एक राजा होता था। प्राचीन मिस्रवासी अपने राजाओं के लिए बड़े बड़े मकबरे बनाते थे। मिस्र के लोग क्या करते थे? जब उनका राजा जो था उसके लिए क्या बनाते थे? जब राजा मर जाता था उसके लिए क्या था? बड़े बड़े मकबरे बनाते थे, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। ये लोग मरणोपरांत मतलब कि मरने के उपरांत, मरने के बाद जीवन में विश्वास रखते थे। ये लोग, मिस्र के लोग सोचते थे, इनका विश्वास था कि मरने के बाद भी जीवन होता है।
ये मकबरे में राजा के मृत शरीर के साथ वे सारी चीज़ें रख देते थे जो अगले जीवन के लिए आवश्यक समझते थे। इन्हीं चीज़ों से वैज्ञानिकों को इस हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता के बारे में पता चला है। इन लोगों को मिस्र के लोगों को लगता था कि जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद भी उसका दोबारा उसका क्या होता है, उसके साथ उसका जीवन शुरू हो जाता है। उसको जीवन के लिए, अगले जीवन के लिए उसको सामान चाहिए होता है हर सुविधा का, और उसके लिए उसका मकबरा बनाते थे। जब वो मकबरे में उसके साथ ही क्या उसकी आवश्यकता का सारा सामान उसके साथ मृत शरीर के साथ रख देते थे। और ये हमें कैसे पता लगा? वैज्ञानिकों ने हजारों वर्ष पुरानी सभ्यताओं के बारे में वैज्ञानिकों ने ऐसे पता लगाया है। देखो बच्चों, चित्र देखोगे आप, ये है मिस्र का पिरामिड। ठीक है, ये वहाँ का बहुत ही वहाँ के मशहूर हैं, ये वहाँ के मिस्र में पिरामिड बने हुए हैं। ठीक है, और ये है मिस्र के पिरामिडों से लिया गया चित्र। ये चित्र वहाँ के पिरामिड से ही लिया गया है। ठीक है, और ये आपका प्रश्न भी पेपर में आएगा कि पिरामिड किसे कहते हैं, तो आप इसका उत्तर लिखोगे। प्राचीन मिस्रवासी अपने राजाओं के लिए बड़े बड़े मकबरे बनाते थे जिन्हें पिरामिड कहते हैं। और ये क्यों बनाते थे? क्योंकि अब क्यों बनाते थे इसका उत्तर यहाँ से आएगा कि ये जो आपको बताया है। ठीक है, अगला है आपका हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद मिस्र के बाद आपको अगली सभ्यता पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। 5000 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत में सिंधु नदी के किनारे वर्तमान पाकिस्तान, देखो बेटा वर्तमान पाकिस्तान, आपको पता है भारत और पाकिस्तान पहले एक ही था, और ये पुराने प्राचीन समय की बात है। तो उस समय में भारत पाकिस्तान अलग अलग नहीं थे, तो उस समय में उसको हम प्राचीन भारत ही बोलते थे पूरे एरिया को, है ना। पूरा जो हमारा हिस्सा था सारा का सारा पाकिस्तान भी भारत में ही माना जाता था, प्राचीन भारत। तो वहीं पर एक सिंधु नदी थी जो कि इस समय हमारे पाकिस्तान में है। तो क्या है, में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। यह मिस्र और सुमेर दोनों सभ्यताओं की अपेक्षा अधिक विकसित थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी, वैसे तो हम कहते हैं कि प्राचीन भारत में विकसित हुई, परंतु इस समय ये जो हिस्सा जो है जहाँ पर ये विकसित हुई थी हड़प्पा सभ्यता, वो हिस्सा कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर आता है। तो ये कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता सबसे ज़्यादा इनसे विकसित थी। जो हमारी मिस्र की और नील की सभ्यता थी ना, जो हमारे जो उससे मिस्र और सुमेर की सभ्यता से विकसित ज़्यादा थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के शहर बहुत ही बड़े थे। देखो बच्चों, जो हड़प्पा के जो और मोहनजोदड़ो के और लोथल के शहर बहुत बड़े बड़े शहर थे, बहुत विकसित सभ्यता हो गई। सुमेर और मिस्र काफ़ी पीछे रह गए थे उससे। मोहनजोदड़ो में 40,000 से भी अधिक लोग रहते थे। प्रत्येक शहर में एक पहाड़ की चोटी पर महत्वपूर्ण भवनों का समूह था। ये मंदिर, सार्वजनिक स्नानागार और अनाज के गोदाम थे। देखो मोहनजोदड़ो जो थे वहाँ पर क्या था, 40,000 से अधिक जो थे लोग वहाँ पर रहते थे, और प्रत्येक शहर में क्या था, एक पहाड़ की चोटी पर एक महत्वपूर्ण भवनों का एक ग्रुप होता था, समूह होता था। बहुत सारे महत्वपूर्ण भवन होते थे जिनमें मंदिर, सार्वजनिक स्नानागार और स्नानागार। सार्वजनिक स्नानागार मतलब कि स्नान करने की जो स्थान होता है वो सार्वजनिक था, सब लोग का इकट्ठा था, और अनाज के गोदाम थे। हड़प्पा की गलियाँ सीधी थी। देखो वहाँ की गलियाँ कैसी थी? सीधी सादी गलियाँ थी। इनमें मकानों की कतारें थी, लाइन में मकान थे। कतार मतलब कि लाइन में सीधी गलियाँ थी, और उनके एक किनारे में सारे में मकान थे, कतारों में लाइन बने हुए थे। इधर जैसे इधर भी होंगे, इधर भी होंगे। इनमें से कुछ इमारतें 2 मंजिलें की भी थी। बड़े मकानों में पीने के पानी के कुएँ थे। 2 मंजिले मकान के इमारतें भी थी, गलियाँ सीधी थी और मकान बिल्कुल सीधे लाइन से बने हुए थे, और कई 2 मंजिले मकान थे, और पानी के पीने के कुएँ भी थे घरों के अंदर। मोहनजोदड़ो के लोगों ने पहली जल निकास प्रणाली की व्यवस्था की। उन्होंने क्या किया? जल निकास मतलब कि जल का निकासी कैसे होगी। जैसे आपके घर में देखो आपका पानी होता है, तो अगर जो आपका पानी जो ज़रूरत हो जाती है, इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है, उसका कपड़े धोए पानी इस्तेमाल ख़त्म हो गया, तो पानी कहीं जाता है ना, आपकी नालियों में जाता है। इस तरह से वहाँ सब उसे बोलते हैं निकासी होना। तो इस तरह से वहाँ भी निकासी की व्यवस्था सबसे पहले यहाँ मोहनजोदड़ो में शुरू हुई। मोहनजोदड़ो में स्नानागार व शौचालय थे। वहाँ पर देखो नहाने की जगह भी थी और शौचालय भी बने हुए थे। अब ये कुछ चित्र देखिए बच्चों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी की मूर्ति। ये देखो उस समय की मूर्ति है ये। और इसके अलावा देखिए ये चित्र 8.8 में हड़प्पा सभ्यता में इस्तेमाल होने वाली मोटर। देखो ये उस समय की मोटर। अब देखिए आगे, घर की
नालियाँ घर का गंदा जल गली वाली नाली में ले जाती थी। जो घर की नालियाँ जो थी, वो जो घर का गंदा पानी था जो वो कहाँ ले जाती थी? गली वाली नालियों में ले जाती थी। ठीक है, ऐसे तो होता है ना, घर की नालियाँ बाहर की नाली से अटैच होती हैं। गलियों में नालियाँ भूमि के नीचे थी, ज़मीन के नीचे नालियाँ थी। बाहर जो गलियों में नालियाँ थी ना, ओपन नहीं थी, खुली नहीं थी, ज़मीन के नीचे होती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोगों की लिखने की भी अपनी प्रणाली थी। इनकी लेखन कला के उदाहरण मिट्टी की पट्टियों मोहरों के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। देखो बच्चों, यहाँ की जो गलियाँ थी वो ज़मीन के गलियाँ में नालियाँ जो थी भूमि के नीचे थी। और जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग थे उनकी लिखने की भी अपनी ही प्रणाली थी, अपना ही तरीका था उनका। और उनकी लेखन कला के उदाहरण कहाँ मिलते हैं? मिट्टी की पट्टियों मोहरों के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मोहरें व्यापारियों द्वारा कपास किए गट्ठे या अनाज के बोरों पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग में लाई जाती होंगी। वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि जो ये मोहरें बनाई जाती थी ना, जो देखो ये मिट्टी की पट्टियाँ मोहरों के रूप में इस्तेमाल की जाती थी ना, जो ये मोहरें जो थी, क्या इस्तेमाल होता था मोहरों का? ये व्यापारियों द्वारा कपास के गट्ठे या अनाज के बोरों पर निशान लगाने के लिए, है ना। जैसे निशान आजकल तो प्रिंट होता है हमारी बोरियों पे, किसी चीज़ पे कुछ भी होता है, छपा हुआ होता है, आपको पता है, प्रिंट हुआ होता है, तो उस समय मोहरों के द्वारा ही बोरियों पे या गट्ठों पे निशान लगाए जाते थे। ऐसा भी समझा जाता है कि भूकंपों और बाढ़ों या महामारियों के कारण मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल सभ्यताएं नष्ट हो गई। अब देखो, जैसे हमने सुमेर सभ्यता पढ़ी थी, वो तो हमारी नष्ट हुई थी किसकी वजह से? युद्धों की वजह से। पर ये समझा जाता है कि भूकंप आए, बाढ़ आए और महामारी आई, इसकी वजह से सभ्यताएं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल सभ्यताएं नष्ट हो गई। अब देखिए बच्चों, आ गया हमारा प्राचीन चीन। चीन में हमने पढ़ा शांग सभ्यता। शांग नाम की प्राचीन चीनी सभ्यता पीली नदी घाटी के आसपास विकसित हुई। जैसे हमने पीछे चित्र में देखा था, आपको मालूम होगा। आपको देखो बच्चों, एक बार फिर से जब भी करते हो उसकी देख लिया करो आप। ये देखिए, ये चीन में ये शांग सभ्यता पीली नदी के किनारे विकसित हुई। यहाँ के लोगों ने लेखन प्रणाली, रेशम के वस्त्रों और ईंट, मिट्टी और लकड़ी के भवन बनाने की शुरुआत की। देखो यहाँ फिर क्या हुआ, यहाँ के लोगों ने लेखन प्रणाली की, लिखना शुरू किया उन्होंने। रेशम के वस्त्रों, है ना, रेशम के वस्त्र कपड़ों को, और ईंट, मिट्टी और लकड़ी के भवन बनाने की। इन्होंने देखो ईंट बनानी शुरू की, मिट्टी और लकड़ी इन सब से बनाकर भवन बनाने शुरू कर दिए। देखो मकान बनाने की शुरुआत इससे हो गई, ये सब चीज़ें शुरू हो गई। प्राचीन चीन के लोग कांसे की वस्तुएं बनाने में निपुण थे और शहरों में घोड़ों से खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग किया जाता था। जैसे रथ होता है ना, घोड़े खींचते हैं इनको। उस समय शांग सभ्यता में चीन में घोड़ों के द्वारा रथों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, घोड़े जो थे रथ खींचते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो, आप देखते हो। इन लोगों ने भी अपने राजाओं के लिए मकबरे बनाए, क्योंकि ये भी मिस्र वासियों की तरह मरणोपरांत जीवन में विश्वास रखते थे। इन लोगों ने भी मकबरे बनाए और ये भी विश्वास रखते थे कि मरने के पश्चात जीवन होता है, और इसलिए उन्होंने भी इस तरह के मकबरे बनाकर उसमें सामान रखना शुरू कर दिया। राजाओं के मकबरे में राजा के मृत शरीर के साथ नौकरों, सिपाहियों और जानवरों के मृत शरीर और अगले जन्म में काम आने वाली चीज़ें रखी जाती थी। ये सब चीज़ें उनके मृत शरीर के साथ रखी जाती थी, नौकर भी, सिपाही भी, और इसके अलावा हर चीज़ जो काम आती हैं वो सब चीज़ें रखी जाती थी। देखिए बच्चों, ये है प्राचीन चीनी मूर्ति, प्राचीन समय की चीनी मूर्ति है ये। और ये आपका पाठ अब खत्म हो गया है। और इसके बाद अब इसके हैं आपके, ये आपका है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको पाठ अच्छे समझा दिया है मैंने, बीच में रिक्त स्थान करवा दिए हैं। ये आप लोग खुद से सारा का सारा समझ के आप करेंगे। इसके बाद है मिलान करो, ये मिलान करो, ये सब भी आपको अभी हमने सारा कर लिया है, ये आप अच्छे से करेंगे। इसके बाद है प्रश्न उत्तर, ये भी आप कर सकते हैं। आदि मानव ने कृषि करना कैसे सीखा, और आदि मानव ने कौन कौन सी फसलें उगाई, कृषि ने आदि मानव के जीवन में क्या परिवर्तन ला दिए, प्रथम सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ, और सुमेर वासियों द्वारा आविष्कार की गई 3 चीज़ों के नाम लिखिए, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहर किस लिए प्रसिद्ध थे। ये सारे प्रश्न आप कर सकते हैं, कोशिश कीजिए और अपने आप इसको करिए। बस, थैंक यू बच्चों।